ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में हम आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, ये खास कार्यक्रम है स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, मॉरिशस में आर्य समाज की स्थापना, जिसे इस साल 120 साल हो रहे हैं, और साथ में महिला उत्थान के लिए आर्य समाज का जो योगदान रहा है। तो इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आर्य सभा के 2 ऐसे सदस्य जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हैं रामधनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है उमा जी, और हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं उन सबका आर्य सभा मॉरिशस की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। बिल्कुल। और विजेता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। नमस्ते, धन्यवाद। हाँ, तो सबसे पहले मैं रामधनी जी आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम लोग 120 साल के बारे में बात कर रहे हैं, आर्य समाज की स्थापना हुई मॉरिशस में, हाँ, तो जनता के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में इसका क्या योगदान रहा है? उमा जी, सर्वप्रथम मैं कुछ इतिहास की चर्चा करना चाहूँगा। भारत में मुंबई में महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 जेजुइट स्वान कैंस में उन्हें स्थापना की। और हमारे पूर्वज जो मॉरिशस में आए थे, उन सब के लिए, या कहें हम सब के लिए, बड़ा सौभाग्य की बात हुई कि 1875 में मुंबई में स्थापना हुई आर्य समाज की, और मॉरिशस में 1903, एक लगभग 25 या 28 साल के फासले में आर्य समाज यहाँ पर मॉरिशस में स्थापना हो गई। और उस समय हमें कृतज्ञता प्रकट करनी है 3 व्यक्ति, खेमलाल लाला, गुरु प्रसाद दलजीत लाल और जगमोहन गोपाल। इन 3 व्यक्तियों ने मिलकर आर्य समाज की स्थापना निर्गिन भवन क्वेपिप में, जहाँ आसपास में, वहीं पर एक भवन में उन लोगों ने किया था। और वहाँ से आर्य समाज आगे चल पड़ा। काफ़ी मुश्किलें हुई, लेकिन समय के साथ आर्य समाज एक सशक्त संस्था बनी मॉरिशस में। और आर्य समाज का जो उद्देश्य ही है उपकार करना। महर्षि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की तो उनके नियम भी बनाए। तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे बोलते हैं मिशन, तो आर्य समाज का मिशन जो है कि संसार का उपकार करना, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो इस तरह आर्य समाज आगे बढ़े। अब प्रश्न उठता है कि उन्होंने इस तरह उपकार किया कैसे? तो उस समय तो न सुविधा थी पढ़ने का, न पाठशालाएं थी, न कोई साधन था कि किस तरह व्यक्ति का निर्माण करें, किस तरह उसको आगे बढ़ाएं। तो उस समय जब आर्य समाज सर्वत्र ब्रांचेस स्थापित करना शुरू किया, तो जहाँ पर भी एक समाज को स्थापित करते थे, भवन नहीं था, कभी पेड़ के तले या कहीं किसी के घर में एक जगह पाकर वहाँ पर कुछ बैठकें लगाते थे और सत्संग किया करते थे, और हिंदी भाषा पढ़ाना शुरू किया। और इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सर्वत्र हिंदी पाठशालाएँ बनाई गई। हिंदी पाठशाला के साथ साथ कन्या गुरुकुल खोला गया। महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए जो अभी विजेता को अवसर देंगे, इस पर काफ़ी वो चर्चा करेंगे। तो इस तरह हमारी जनता में वो शिक्षा की तरफ और उनमें एक जागृति लाने का पूर्ण प्रयत्न किया गया। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जिन 3 लोगों का नाम आपने अभी जिनका नाम का जिक्र किया, हाँ, खेमलाल लाला, हाँ, गुरु प्रसाद दलजीत लाल और जगमोहन गोपाल, ये 3 तीनों व्यक्ति थे, स्थानीय लोग थे। मॉरिशसीय थे। हाँ। लेकिन ये लोग कैसे स्थापना कर पाए, इससे पहले मुझे कहना चाहिए था कि भारत से, ये उस समय अंग्रेजी सरकार थी यहाँ पर, तो वो सैनिक जो है
टुकड़ी बंगाल से यहाँ पर आए हुए थे और उसमें एक सैनिक थे जिसका नाम था भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी जी अपने साथ सत्याप्रकाश और संस्कार विधि लेते आए हुए थे। जब वो वापस जा रहे थे 1902 में, तो उन्होंने अपने एक ग्वाले को ये दोनों पुस्तकें उपहार के रूप में दे दिया। लेकिन वो पढ़ नहीं सकता था अच्छी तरह, तो उन्होंने एक पंडित मेघवर्ण को दिया ये पुस्तकें, लेकिन उससे भी वो काफ़ी कुछ आगे नहीं बढ़ पाया और उन्होंने खेमलाला को ये पुस्तकें दी। खेमलाला जी जब इन पुस्तकों को पढ़ा, विशेषकर सत्याप्रकाश को, तो कहा कि ये तो एकदम एक क्रांतिकारी पुस्तक है, जो एकदम क्योंकि उस समय हमारी जो जनता थी, हमारे पूर्वज जो आए थे भारत से, तो वहाँ की जो कमज़ोरी या अंध परंपरा, कुप्रथा आदि ये सब लेकर आए थे, क्योंकि उसी में तो जी रहे थे, तो उनसे इतने बंधे हुए थे कि वो उभर नहीं पा रहे थे, विकास की ओर नहीं जा पा रहे थे। तो सत्याप्रकाश और आर्य समाज ये दो साधन है जो उन सभी बंधनों को तोड़ते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान करता है, और वही जो मॉरिशस में हुआ। हाँ, बिल्कुल। हम कुछ अन्य जानकारियाँ भी आपसे प्राप्त करेंगे अभी जब आपने इतिहास की बात छेड़ दी है। तो विजेता जी, जैसे हम महिलाओं के उत्थान के बारे में बात करते हैं और रामधनी जी ने बताया कि कन्या पाठशालाओं को भी खोला गया, तो आप हमें बताएं कि इससे क्या लाभ हुआ महिलाओं के लिए, उनके जीवन में किस तरह से ये बदलाव आया। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगी कि एक समय ऐसा था भारत में कि महिलाओं को शिक्षित होने का अधिकार नहीं था। जब महर्षि दयानंद आए तो उन्होंने देखा कि महिलाओं को पढ़ाना आवश्यक है, और उन्होंने सत्याप्रकाश के तीसरे समोल्लास में भी लिखा है कि पुरुष और स्त्री को समान अधिकार मिलना चाहिए। तब भारत में ही कन्या पाठशालाएँ खुलवाई गई। और इधर मॉरिशस में जब डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज आए पत्नी सहित, उनकी पत्नी का नाम श्रीमती सुमंगला देवी है, तो वो आए दोनों, तो उन्होंने हिंदी पाठशालाओं पर बल दिया। किस प्रकार से कि माताओं को पढ़ना आवश्यक है। अगर माताएं नहीं पढ़ेंगी, माताएं अब बच्चों को किस तरह से संस्कार देंगी। तो श्रीमती सुमंगला देवी ने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर महिलाओं के लिए कन्या पाठशालाएँ खुलवाई, और पहला स्कूल खोला गया था वाकवा में, जहाँ पर हिंदी के साथ साथ वैदिक संस्कृति का प्रचार श्रीमती सुमंगला देवी कर रही थी। आप बोल रही हैं किस तरह से शिक्षा महिलाओं के लिए आवश्यक है। अगर हम महिलाएं शिक्षित न होती तो आज हम अपने पैरों पर हम खड़ी नहीं होती। देश को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को अभी जिस पद पर राष्ट्र है, राष्ट्र जिस स्थिति में पहुंचा है अभी, न केवल पुरुषों का योगदान है। हम बोलते हैं महिला और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर एक परिवार, समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर महिलाएं नहीं शिक्षित नहीं होती तो संभवतः आज मॉरिशस इस दिशा में नहीं होता, क्योंकि परिवार में महिलाओं का योगदान रहा और सामाजिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी महिलाओं ने बहुत योगदान दिया। आज अगर महर्षि दयानंद ने कन्या पाठशालाओं पर बल दिया, बाल विवाह को उन्होंने रोका, क्योंकि बाल विवाह उस समय एक कुप्रथा थी। मॉरिशस में भी बाल विवाह प्रचलित था, तो उन्होंने कहा कि ये सब कुप्रथाएं को मिटाना है और शिक्षा पर बल देना है। न केवल पुरुष को पढ़ने का अधिकार है, महिलाओं की जो निरक्षरता है उसको मिटाना आवश्यक था। तो श्रीमती सुमंगला देवी जो महर्षि दयानंद की अनुयायी थी और एक साहसी महिला थी, उनके साथ बाकी महिलाएं जो हैं, पंडिता भीमा थी, श्रीमती गया सिंह जी जो पंडित गया सिंह जी की पत्नी हैं, सभी ने मिलकर मॉरिशस में महिला समाज की स्थापना की और जगह जगह पर हिंदी की पढ़ाई उन्होंने आरंभ की। जब महिला समाज की स्थापना की, किस साल की बात है ये?
उस समय स्वतंत्रता से बहुत पूर्व, लगभग 1913-12 की मैं बात कर रही हूँ। उस समय जैसे मैंने कहा वाकवा में पहली हिंदी पाठशाला खोली गई और वहाँ पर वैदिक प्रचार के साथ साथ महिलाओं के लिए सिलाई की भी कक्षा चलाई जा रही थी। और धीरे धीरे मॉरिशस भर में शाखाएं खुलवाई गई और महिलाओं को जनता में आने का अवसर दिया गया। एक बात मैं उल्लेख करना चाहूँगी कि मॉरिशस में जो पहली हिंदू महिला जनता में संबोधन किया वह है श्रीमती सुमंगला देवी। उस समय 1912 की मैं बात बोल रही हूँ, 11-12 की मैं बात बोल रही हूँ। तो उस समय मॉरिशस में विदेशों का राज्य था। विरोधियों ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन सुमंगला देवी साहसी थी और कट्टर आर्य समाजी थी। डट कर विरोधियों का सामना किया और मंच पर आई। साथ में जब श्रीमती गया सिंह जी आई तो वो पहली महिला थी जिन्होंने भजनों की प्रस्तुति की। भजनों के साथ साथ स्वयं वो हारमोनियम बजाती थी। तो महर्षि दयानंद ने जब इस तरह से महिला सशक्तिकरण पर बल दिया तो मॉरिशस में भी इसका प्रचार होने लगा। और देखिए धीरे धीरे मॉरिशस की स्वतंत्रता के बाद अभी 50 साल बाद हम महिलाओं की क्या स्थिति है। आपके साथ और अभी बात करेंगे। इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा यदि चाहे तो। बहुत अच्छा विजेता ने इस पर बताया कि किस तरह महर्षि दयानंद का उद्देश्य था महिलाओं को आगे करना। जब हम सत्याप्रकाश को देखते हैं, जो महर्षि दयानंद का आदेश हम कह सकते हैं, तो वो कहते हैं कि यदि हम परिवार का निर्माण करना चाहते हैं तो महिला को शिक्षित होना अति आवश्यक है। एक महिला को शिक्षित करना एक परिवार को शिक्षित करना है, क्योंकि वो शादी होकर जब एक लड़की जाती है तो अपने परिवार को, आने वाली जो पीढ़ी हैं सबको शिक्षित कर उनमें उनको संस्कारित करके तब इस समाज को आगे बढ़ाती हैं। तो इस तरह उनको पढ़ाना अति आवश्यक है। दूसरी बात, जब देखते हैं तो महिलाएं जो हैं उस समय तो महिलाओं को समाज में खड़े होकर कुछ बोलने आदि का अधिकार था ही नहीं। तो इस तरह आर्य समाज और वो माता सुमंगला देवी जो थी उन्होंने वो पहला कदम और इस तरह सभी को प्रोत्साहित किया और इस तरह हम आगे बढ़े और सर्वत्र महिलाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ। और आज हम देखते हैं कि बच्चों में यदि संस्कार, सबसे पहला संस्कार डालने वाला तो महर्षि दयानंद सत्याप्रकाश में लिखते हैं 3 गुरु होते हैं जो हमारा निर्माण करता है। तो वो पहला गुरु जो है वो माँ होती है। मातृमान पितृमान पुरुष आचार्यवान पुरुषो वेद। पहले शब्द वो माँ ही होती है जो पहला शब्द बच्चे को सिखाती है। और बराबर इसी तरह संस्कार और हर प्रकार से बच्चे का निर्माण करना वो महिलाओं पर निर्भर होता है। तो आज आर्य समाज में बड़े गर्व के साथ हम इस बात की चर्चा करते हैं कि महर्षि दयानंद के आदेश अनुसार इस तरह महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे उभर कर आज हम हर क्षेत्र में महिला को देखते हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं मॉरिशस में आर्य समाज की स्थापना के बारे में 120 साल हो रहा है इस साल। तो जब पीछे मुड़ कर देखते हैं, जब आप लोगों ने कहा कि कन्याओं को इतनी छूट नहीं थी, उनको स्वतंत्रता नहीं थी कि आगे आए, कुछ बोलें, समाज में बैठें, तो जब अभी देखते हैं स्थिति जो है वो जो पीछे का और अभी जो है जिस तरह से अभी जो स्थान उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो क्या महसूस होता है? जिसे आप एक पुरुष हैं तो क्या महसूस होता है? ठीक है, बड़े गर्व की बात है कि हम जब देखते हैं, तभी विजेता जी इस बात की संकेत कर रहे थे। बाल विवाह था, बच्चे अनजान थे, उसे कहा जाता है पिताजी अपने गोद पर बिठाकर उधर एक लड़के होते थे, विवाह कर देते थे। कब वो विधवा हो जाते थे, विवाह भी मना था। किसी के पति गुजर जाए बाल काल में, उनके बाल काट देना, ये करना बहुत अत्याचार हुआ करता था। ये सब हटाकर उनको आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर दिया गया। और सत्याप्रकाश में महर्षि दयानंद बताते हैं कि लड़की को अपने वर चुनने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। हम यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या मॉरिशस में इस तरह से था, ये जो जिस तरह से ये प्रथा है, कुप्रथा
एकदम एकदम था। मॉरिशस में। मॉरिशस में भी था, बाल विवाह सब हुआ करता था। और वो कुप्रथाएं जब आर्य समाज आगे बढ़ने लगा तो इन सब को धीरे धीरे, और आर्य समाज के जो हमारे पायोनियर्स लोग थे जो आगे ले चलने वाले, उन लोगों को बहुत समस्याएं हुई, क्योंकि उधर कट्टर इतने अपने इन अंधविश्वासों पर भी इतने कट्टर थे, बहुत रुकावटें डालते थे। लेकिन फिर भी आर्य समाजी जो है, आर्य समाजी होते हैं वो डट कर आगे बढ़ते हैं। और आज जब हम देखते हैं तो सभी महिलाएं शिक्षित है, सभी घर में देखते हैं शिक्षित हैं। और दूसरी बात है, हर महिला अपने वर चुनते हैं अपने स्तर के। हाँ, सत्याग्रह प्रकाश में लिखा गया, न कि एकदम उम्र के हो, एकदम छोटी लड़की हो, ऐसा नहीं। उसकी उम्र निर्धारित किए गए हैं, पढ़े लिखे लोग लगभग समान हो। और इस तरह के जब गृहस्थी बनाते हैं तो वो गृहस्थी प्रगतिशील होते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और आज ही हम देखते हैं इसको कार्यान्वित किया जा रहा है, वो जीवन में आज हम देखते हैं सर्वत्र। तो इस तरह जैसे वो पूर्व में और एक प्रथा थी जो बहुत गलत था, कि इस परिवार के बच्चे उस वर्ण में नहीं, वर्ण व्यवस्था को गलत समझाया गया था। तो आर्य समाज में कहा गया, महर्षि दयानंद ने कहा नहीं, वर्ण जो है वो कर्म के आधार होता है। यदि आप एक शिक्षक है अभी तो आपको हम शिक्षक बोलेंगे। यदि आपके पूर्व दादा यहाँ पर एग्रीकल्चरल लेबर के रूप में आए थे, मजदूर, आपको मजदूर नहीं कहेंगे। यदि ये डॉक्टर है तो इसको डॉक्टर बोलेंगे। तो बोलते हैं कर्म अनुसार, शिक्षा और कर्म के अनुसार। तो आज ये देख रहे हैं कि ये एकदम सर्वत्र मॉरिशस में, विशेषकर हिंदू परिवार में एकदम लोग इस पर चल रहे हैं। तो दूसरे शब्दों में आर्य समाज और महर्षि दयानंद का जो उद्देश्य है वो चरितार्थ हो रहा है। तो खुशी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, नहीं, हमें खुशी होती है। हमारे बच्चे, हमारे परिवारों में जितनी लड़कियां बेटियां हैं। आज एक दूसरी बात, अभी आते आते हम बात कर रहे थे, हर लड़की आज ड्राइव करती है, अपनी गाड़ी चलाकर वो काम पे जा रही है, सब कुछ। ये सब वो कृपा है कि सबको वो छूट नहीं, सशक्तिकरण है, सशक्तिकरण बोल सकते हैं, स्वतंत्रता दी गई। हाँ, तो हाँ, विजेता जी ने अभी ये उल्लेख किया, जिस महिला को ये गौरव प्राप्त हुआ समाज में आकर सामने बात करने का, आर्य समाज के साथ जुड़ने का। जैसे आप महिला, मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन उनसे जो सीख मिली है, आप उसे कहाँ तक अपने जीवन में उतारती हैं? सर्वप्रथम हिंदी भाषा के बारे में बोलना चाहूँगी। अगर महर्षि दयानंद नहीं होते तो हो सकता है कि मॉरिशस में इतनी हिंदी पाठशालाएं नहीं खोली जाती। और हम गांव के रहने वाले हैं, तो गांव में सायंकाल को हिंदी की पढ़ाई होती थी और अभी भी हो रही है। तो जब हम लोग बैठका में जाते थे तो हिंदी का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, और हिंदी का ज्ञान प्राप्त करके हम में एक अलग सा संस्कार, एक विशेष संस्कार हमने प्राप्त किया। और साथ साथ वैदिक संस्कृति का भी प्रचार हमने आरंभ किया। यज्ञ हवन तो सभी हिंदी भाषा में हम करते हैं, तो यज्ञ हवन संस्कृत भाषा में भी है। तो हिंदी के योगदान से हम आगे बढ़े, और इस तरह से अन्य जो महिलाएं हैं वे भी हिंदी को लेकर आगे बढ़ने लगी। जैसे मैं स्वयं हिंदी भाषा की अध्यापिका हूँ, तो महर्षि दयानंद का श्रेय है कि उन्होंने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, हिंदी भाषा पर बल दिया, और आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। गर्व के साथ मैं बोल रही हूँ कि मैं एक हिंदी अध्यापिका हूँ, और लगभग 25 सालों से मैं अध्यापन के क्षेत्र में हूँ। कितने छात्रों को हिंदी पढ़ाया, और आज वे भी जहाँ पर भी हैं 2 शब्द 3 शब्द हिंदी में शुद्ध रूप से बोल सकते हैं। और अभी जब हम कहीं पर काम कर रहे हैं तो न केवल अंग्रेज़ी और फ्रेंच भाषा का बोलबाला है, एक अन्य भाषा भी आवश्यक है। जब हम इंटरव्यू पर जाते हैं तो अगर एक तीसरी भाषा होती है तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो मेरे जो छात्र हैं, अनुभव के साथ मैं बोल रही हूँ कि जिन लोगों के पास हिंदी भाषा है तो वे हिंदी भाषा को लेकर अपना करियर अच्छी तरह से बना रहे हैं।
और आर्य समाज का यदि आप काफ़ी चाहें, योगदान हाँ रहा हाँ है हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में, प्रोत्साहन करने में बैठकाओं के ज़रिए। हाँ, इस इसमें पर मैं कुछ जोड़िए। जोड़ना चाहूँगा और जो विजेता ने कहा इस पर भी जोड़ना चाहूँगा। हुँ, आर्य समाज ने वो बैठका से शुरू किया। बैठका हुँ, बोलते थे क्यों? क्योंकि उस समय न भवन था न कुछ वो जहाँ पर भी बैठते थे लोग बैठकर एक ग्रुप, हुँ, तो उसको हुँ, बैठक से शुरू हुआ। हुँ, वहाँ से पाठशाला, पढ़ाई, हुँ, संस्कार का प्रचार शुरू हुआ और इस तरह पाठशालाएँ, हुँ, आर्य सभा ही वो संस्था है जो 1903 के बाद वहाँ चलते हुए आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक पाठशालाएँ, हिंदी पाठशालाएँ खोली। हुँ, आज पाठशालाओं के बाद हमारी प्राइमरी स्कूल है, हुँ, सेकेंडरी स्कूल है, हुँ, यूनिवर्सिटी लेवल का ओडीआई है, ऋषि हुँ, दयानंद इंस्टीट्यूट, हुँ, जहाँ पर डिप्लोमा लेवल तक पढ़ाई करते हैं। हुँ, तो इस तरह आप देखेंगे वो प्रचार और वो जो विकास आर्य समाज के माध्यम से किया गया। हुँ, अब इसके पीछे प्रश्न है कि क्यों? कभी-कभी लोग प्रश्न करते हैं कि हम ये हिंदी पढ़कर क्या करेंगे? हुँ, आज ये बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है। आज मैं एक साधारण सा उदाहरण देना चाहूँगा। अभी 1 सप्ताह से सभी लोग महिलाएँ जहाँ पर भी जाएँ, ऑफ़िस में जहाँ पर, सभी साड़ी में हुँ, और ऐसे हिंदू भेष में हुँ, अपने को संवर कर काम में जा रही हैं। सर्वत्र आप देख रहे हैं, गाड़ी चला रही हैं, ऑफ़िस में हैं, सर्वत्र है। हुँ, कितना सुंदर, कितना भव्य, जब हुँ, अपने संस्कृति के आधार पर आप आगे बढ़ते हैं। हुँ, तो ये हिंदी पाठशाला और हिंदी भाषा जो है, हुँ, संस्कार का प्रचार करना है। हुँ, यही संवाहक है संस्कार का, हमारे हिंदू कल्चर जो है। तो आज ये अति आवश्यक हो गया है। हुँ, हमारे हिंदू परिवारों में विशेषकर आज एक कमज़ोरी आ गई है। हम एक दौड़ के पीछे चले जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन, हुँ, कि उनके बच्चे ये बन रहे हैं तो मैं भी अपने बच्चे को ये बनाऊँ, वो करूँ। हुँ, लेकिन इस भौतिकता के पीछे हम वो संस्कार देना बच्चों को, उसमें हम चूक रहे हैं। हुँ, आज हमारे बच्चे को हम वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। जैसे अभी विजेता बोल रही थी, हम लोग यदि आपके सामने बैठे हैं, तो उस बैठका से निकल कर यहाँ तक है और हमारे विकास में हुँ, ये जिस तरह बोल रही थी कि एक प्लस पॉइंट है कि आज हम इस तरह हिंदी में बोल रहे हैं, राष्ट्र को संबोधन कर रहे हैं, हुँ, समाज की सेवा कर रहे हैं, लोगों में संस्कार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो यदि इस पर हमने भविष्य में ध्यान नहीं दिया, तो हमारे बच्चे जो है, जो बनना है वो नहीं बन पाएँगे। हुँ, और बच्चा तभी वो अच्छा बनता है जब वो संस्कारित होता है। हुँ, सभी गुणों को लेते हुए संस्कार अपने जब वो उनके साथ होता है, तो वो बहुत ही गर्व होता है। हुँ, एक माता-पिता जब अपने बच्चे को, चाहे वो कितने बड़े ओहदे में आ गए हैं, उनमें सभी अच्छे-अच्छे संस्कार है, हुँ, अच्छा इंसान है, अच्छा मनुष्य है, उनके विचार, उनके हर कर्म जो करता है एकदम संस्कारित, तो आपको इतना गर्व होता है कि इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती। हुँ, और इस पर मैं सभी से बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। आपके बच्चे चाहे जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ-साथ उनको समाज में भेजें, यज्ञ में भेजें, अपने संस्कार की पुस्तकें उनसे पढ़ाएँ और इस तरह अपने लोगों को संस्कारित करते हुए उन्हें अच्छे मनुष्य बनाने का प्रयत्न करें। बिल्कुल, हाँ। और विजेता जी, जैसे हम देखते हैं आज बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो आर्य समाज के साथ, आर्य सभा के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप क्या समझते हैं, इससे क्या लाभ होते हैं परिवार के लिए, समाज के लिए, कहाँ तक ये लाभदायक है? जो प्रचार आर्य समाज करता है वो अलग ही है। हुँ, मैं नहीं कहूँगी विशेष, लेकिन अलग ही है। जो संस्कार हम लोगों ने सीखा है आर्य समाज जी होकर, हुँ, जो वही संस्कार हम महिलाएं अपने परिवार में हम बांट रही हैं। और प्रचार इस तरह से हम कर रही हैं कि हमारा परिवार सुदृढ़ हो। आजकल देखते हैं कि बहुत से परिवारों में वो एकता की भावना नहीं है। हुँ, जायदाद ज़मीन के कारण भाई-बहन में मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन हम लोग आर्य समाज की ओर से ऐसा प्रयास हम करते हैं कि सभी को एकत्र हम करें। भाई-बहन या छोटे-बड़े में हम अंतर नहीं करें। एक तो आदर सम्मान की भावना हम सिखाते हैं बच्चों को, छोटे के लिए भी सम्मान और बड़े के लिए भी सम्मान, और वो एकता की भावना बहुत आवश्यक है। जो प्रचार हम कर रहे हैं वैदिक संस्कृति के माध्यम से, न केवल वेदों में जो बातें हैं, जो ज्ञान है हुँ, कि वेद मंत्रों का उच्चारण हम करें, लेकिन
जो संस्कार की भावना है कि मैं अगर अच्छे ओहदे पर हूँ, मेरे परिवार में कोई मुझसे छोटा है, तो ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमको समान दृष्टि से सभी लोगों को समान रूप से देखना चाहिए। तो हम महिलाओं का यही काम है। हम जगह जगह पर जहाँ पर जा रही हैं, प्रचार हम कर रही हैं। एक तो वैदिक संस्कृति का प्रचार, और दूसरा बच्चों को हम ये सब सिखा रहे हैं। अभी नई पीढ़ी है, हमारी नई पीढ़ी टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रही है। उनमें संस्कार की भावना की कमी हम देखते हैं। लेकिन आर्य समाजी जो महिलाएं हैं, ऐसा प्रयास कर रही हैं कि बच्चों को परिवार से जुड़े रखें, और प्रचार के माध्यम से भी उनको मंच हम दिलाएं कि आकर मंत्रों का उच्चारण करें, अग्निहोत्र सीखें, स्वयं अग्निहोत्र वे करें। इस तरह से हम काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो इन सभी जानकारियों के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। जय, इस कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये कार्यक्रम विशेष रूप से आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में आप लोगों तक पहुंचाया जा रहे हैं, खास कर स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में। और आज जिस विषय पर हम लोगों ने बात की, हमें यही आशा है कि आप लोग उस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे और मानव कल्याण के क्षेत्र में जो कार्य किए जा रहे हैं उन सब पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो आप लोगों से विदा लेते हैं। हमें और हमारी पूरी प्रसारण टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ईश्वर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।